कि ये एक ऐसा सेशन है जहां पे कि हम पॉपुलर बुक के बारे में जानते हैं और हर हफ्ते शनिवार को 8:30 बजे कोई ना कोई हम में से ही एक अच्छे किताब को प्रेजेंट करते हैं और ये करीब 45 to 50 मिनट्स का प्रेजेंटेशन होता है जहां पे जो आज के गेस्ट स्पीकर होते हैं वो एक बुक के बारे में प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद हम लोग करीब 10 मिनट ओपन फोरम होता है कि हम टाइम देना चाहते हैं कि किसी को भी इसके बारे में कुछ बोलना है या पूछना है तो आफ्टर द सेशन 10 मिनट्स टाइम इसके लिए डिवोट होता है और उसके बाद हम अपने लीडर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस बुक और जो भी प्रेजेंटेशन हुआ उसके बारे में हमें और जानकारी दें। तो आज हम लोग काफी फॉर्चुनेट हैं कि हमारे बीच हमारे मेंटर ऑफ द मेंटर दिनेश कंडवाल सर हैं और आज का जो बुक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है खासकर हमारे बिजनेस के लिए। बुक का नाम है एक मिनट, इफ दिस नंबर गोज बियॉन्ड 100, जी सर, प्रोविजन फॉर यूट्यूब और क्योंकि 94 ऑलरेडी हो गया है। जी सर, ये आनंद सर बता पाएंगे सर? मेरे लिए अभी करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा सर। जी, अगर कोई पैरेलली कर दे तो हो सकता है, बट मैं अभी तो एक साथ नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक सौमित्रो, मैं कोशिश करूंगा जो है ना गायत्री से पूछ के या विजया से पूछ के सर। ओके फाइन, इसके बाद हाँ प्लीज कैरी ऑन। ओके। तो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दिस इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। जो सर पूछना चाह रहे थे कि ये बुक क्लब की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और ऑलरेडी हम लोग इसके फाइनल फिगर तक पहुंच चुके हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको यूट्यूब में अपलोड करने के लिए। तो आज का जो बुक है वो काफी इंपॉर्टेंट है खासकर हमारे इस बिजनेस के लिए। द नेम ऑफ द बुक इज 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट डू। तो ये किताब बेस्ट सेलर है और इसके ऑथर हैं एमी मॉरन। तो ये साइकोथेरेपिस्ट हैं, मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनर हैं, इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और टेडेक्स स्पीकर भी हैं। इस किताब के जो ऑथर हैं और इसको प्रेजेंट करने के लिए आज हमारे बीच जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हाईली इंटेलिजेंट हैं, वो IITian हैं और एक यूनिवर्सिटी में डीन है और PDP के हेड हैं। वो एक बेस्ट ऑथर हैं और मेरे फ्रेंड हैं। तो आप सभी के एक्साइटमेंट और तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा आज के बुक क्लब के स्पीकर मिस्टर PA आनंद। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सौमित्रो फॉर दी वंडरफुल इनविटेशन। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। हमारा ये बुक क्लब हमारे मेंटर्स का इनिशिएटिव है जो कि आज से कुछ समय पहले हमने स्टार्ट किया था और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग, जैसा सौमित्रो बता रहे थे, हम कनेक्ट करते हैं और किसी भी एक अच्छे किताब के ऊपर प्रेजेंटेशन होता है, हम चर्चा करते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं। आज की हमारी जो किताब है, मुझे ये मौका दिया गया है मेंटर्स के द्वारा, ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आज की ये जो किताब है वो आपके सामने रख सकूं, प्रस्तुत कर सकूं। जब मैंने इस किताब को चूज किया था तो आई डिड नॉट रियलाइज कि हाउ पावरफुल अ बुक दिस एक्चुअली वुड टर्न आउट टू बी। ये किताब जो है, दिस इज द बुक 13 things mentally strong people don't do. 13 things mentally strong people do not do. Okay? दोस्तों, मैंने बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की है क्योंकि यहाँ पर हमारे मेंटर्स हैं और आप सबका पार्टिसिपेशन होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, तो ऑटोमेटिकली जो कमी है वो अपने आप पूरी हो जाएगी।
मैं सिर्फ अपने दिल से आपसे कुछ बातें करूंगा। इनफैक्ट मैं इस सेशन के दौरान आज जो भी बोलूंगा उसमें से अधिकतर चीजें मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन बातों को ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद आप अपने आप से पूछिए क्या आपके लाइफ में भी, क्या आपके लिए भी इनमें से कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जैसा कि हम यहां पर बोल रहे हैं। इस बुक में 13 थिंग्स के बारे में बात की गई है। आपको मौका मिले तो आप ये किताब जरूर पढ़िएगा, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन हम लोग आज यहां पर, मैंने उन 13 में से 6 एस्पेक्ट्स को चूज किया है। मैंने 6 चीजों को चूज किया है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब से 40 मिनट में अपने प्रेजेंटेशन को स्टॉप करूं। अब लगभग 8:40 हो रहे हैं, तो मे बी बाय 9:20 आई विल ट्राई टू फिनिश, ताकि हम एक अच्छा टाइम जो है वो डिस्कशन में भी लगा सके। तो प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन and after that we can start. Okay, Shaumitro, quick confirmation, screen visible for everybody? Yes, Anand, visible. All right, thank you so much. Okay, so दोस्तों किताब का नाम है 13 things mentally strong people don't do. All right, वो कौन सी चीजें हैं जो mentally strong people नहीं करते? तो शुरू करते हैं। पहला, they do not, just a minute, okay, they don't waste time feeling sorry for themselves. They do not waste time feeling sorry for themselves. क्या हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग एक सेल्फ पिटी पार्टी में होते हैं। हमें लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाकी सभी लोगों से बहुत बुरी है। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे हार्ड लाइफ को सही मायने में अंडरस्टैंड करता है। क्या आप अक्सर, आपके मन में ये बात आती है कि ये जो लाइफ है और इसमें जो चीजें चल रही हैं, जो आपके साथ हो रहा है उसमें फेयरनेस नहीं है। आप स्ट्रगल करते हैं कुछ भी ऐसा ढूंढने के लिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, और कई बार आपको ये स्ट्रगल करना पड़ता है, कई बार आपको ये दिक्कत आती है, और अक्सर आपको ये लगता है कि सारी दुनिया जो है वो आपके पीछे पड़ी हुई है। एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज एक्चुअली आउट टू गेट यू। जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं दोस्तों, वो ये काम बिल्कुल नहीं करते। सवाल ये है कि हम अपने लिए सॉरी क्यों फील करते? व्हाई डू वी फील सॉरी फॉर आवरसेल्व्स? क्योंकि हम बहुत सारे सिचुएशन में हम उन सर्कमस्टेंसेस को फेस करने से डरते हैं, और चूंकि हम उन सर्कमस्टेंसेस को फेस करने से डरते हैं तो उसका एक एलिबी है, उसका एक तरीका है कि हम अपने लिए सॉरी फील करते हैं। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने एक्शंस के लिए, रिस्पॉन्सिबल होने के लिए हम अवॉइड करते हैं, हम दूर भागते हैं, बचते हैं, राइट? आप ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रहे होते हैं इसीलिए हम अपने लिए सॉरी फील करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम अपने लिए सॉरी इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम दूसरों के सामने एक अटेंशन गेन करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू गेन द अटेंशन ऑफ अदर्स, और इसके लिए हम सेल्फ पिटी मोड में आते हैं और हम अपने आप के लिए सॉरी फील करते हैं। सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? बहुत जरूरी है। पहला, behave in a manner that makes it hard to feel sorry for yourself. आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपको अपने ऊपर कभी भी सॉरी फील ना हो, सेल्फ पिटी ना हो। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो? वॉलंटियर टू हेल्प अ वर्दी कॉज। कुछ ऐसे काम में जुट जाइए, कुछ ऐसे काम में शामिल हो जाइए जो कि वर्दी है, जिसका ऑटोमेटिक अप्रिसिएशन होता है। परफॉर्म अ रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस आज के दुनिया में बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जिनको जरूरत है, who are looking for kindness। और मैं तीसरे पॉइंट पे फोकस करना चाहता हूं, कुछ ऐसा काम कीजिए जो कि आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दे। और दोस्तों, यहां पर मेरी पहली स्टोरी आपके सामने आएगी, अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी। ओके, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानते हैं। सन 2011 की बात है। अरुणिमा दिल्ली आ रही थी क्योंकि वो CISF का एग्जाम देना चाह रही थी। शी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द पैरामिलिट्री, और CISF का एग्जाम देने के लिए जब वो दिल्ली आ रही थी तो ट्रेन में कुछ रॉबर्स ने, जो कि उनको लूटना चाह रहे थे उनके सामान को, और वो उन्होंने रेजिस्ट किया, उनको उन्होंने ट्रेन से धक्का दे दिया। वो बगल वाले पटरी पे आकर गिरी, और अनफॉर्चुनेटली उसी समय एक दूसरी ट्रेन उस पटरी से जा रही थी, एंड शी मेट विथ अ वेरी बिग एक्सीडेंट। जब उन्हें होश आया, हॉस्पिटल में उन्होंने अपने आप को पाया, उनको बताया गया कि उनका जो राइट लेग है वो पूरी तरह से डैमेज है, और जो लेफ्ट का लेग है उसको एम्पुटेट करना पड़ेगा। शी लॉस्ट हर लेफ्ट लेग, और मल्टीपल इंजरीज उनको थी। अरुणिमा के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो एक 5 टाइम वॉलीबॉल नेशनल रिप्रेजेंटेटिव थी जब वो उस समय पे जा रही थी 2011 में। अब इस लेडी के सिचुएशन के बारे में सोचिए, इनके थॉट प्रोसेस के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए, हम में से कितने सारे लोगों को ये हिम्मत भी होगी कि हम आगे कुछ भी प्रोडक्टिव सोच सके। क्या आमतौर पे लोग एक बहुत बड़े सेल्फ पिटी में नहीं जाएंगे? लेकिन अरुणिमा ने अपने आप से पूछा कि एक व्यक्ति जिसका पांव नहीं होता है, उसके लिए आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? और शायद उन्होंने ये रियलाइज किया कि माउंटेनियरिंग इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर एन एम्प्यूटी। एंड दैट डे शी टुक अ डिसीजन कि मैं हर कॉन्टिनेंट के सबसे टॉलेस्ट माउंटेन्स को कॉन्कर करूंगी, और करने के बाद वहां पर मैं भारत का जो झंडा है वो लगाऊंगी। ओके, 2011 उन्होंने नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी से ट्रेनिंग ली, बतेंद्री पाल के गाइडेंस में आई, और दोस्तों उन्होंने एक एक करके माउंटेन्स को कॉन्कर करना शुरू किया। शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो। उसके बाद ना जाने कितने माउंटेन्स अरुणिमा ने कॉन्कर कर लिए, और अभी पीछे शी बिकेम द फर्स्ट लेडी टू कॉन्कर द अंटार्कटिका माउंटेन। 2015 में अरुणिमा को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, एंड शी ऑल्सो गॉट द टेंजिंग नॉर्वे अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन माउंटेनियरिंग। मैं चाहता हूं कि आप माइंडसेट के बारे में सोचिए, आप माइंडसेट के बारे में सोचिए। हम बात कर रहे हैं सेल्फ पिटी की। हियर इज अ लेडी हु इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉस्ट एवरीथिंग, 5 साल 5 बार नेशनल खेला है वॉलीबॉल में, तो आप समझ सकते हैं एक अच्छा फ्यूचर था, सब कुछ चला गया, बट शी डिड नॉट लुक बैक। सो कुछ ऐसा कीजिए जो पैशनेट रखे आपको। रिप्लेस थॉट्स दैट एनकरेज सेल्फ पिटी। ठीक है, क्या सॉल्यूशन है? थॉट्स, उन थॉट्स को रिप्लेस कर दीजिए जो सेल्फ पिटी को एनकरेज करते हैं। आप अपने आप से पूछिए, मुझे अपने सिचुएशन को देखने का क्या कोई और तरीका है, कोई और नजरिया है? और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, जिसे मैं बहुत ज्यादा चाहता हूं, अगर उसके साथ ऐसा हो जाता, तो तब भी क्या मैं उतना ही सेल्फ पिटी करता जो मैं आज अपने लिए कर रहा हूं? और जो सबसे पावरफुल जो सवाल है वो ये है कि अक्सर हमारे पास ये एविडेंस नहीं होता, ये ताकत नहीं होती कि हम इसके थ्रू गुजर जाएं। और दोस्तों, मैं यहां पर आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूं, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। हम लोग सन 2011 में जब अलीगढ़ छोड़कर देहरादून आए, दोस्तों हम लोग अलीगढ़ में लगभग 700 से 800 बच्चों को हर साल ट्रेन करते थे। एक बहुत अच्छा सेंटर था, अच्छा खासा नाम था, एक रेपुटेशन थी, लोग जानते थे। वी डिसाइडेड टू गिव अप एवरीथिंग एंड केम टू देहरादून। और जब हम देहरादून आए, ये 2011 की बात है,
Coincidentally, Arunima is also 2011, Anand is also 2011. ठीक है, लेकिन डिफरेंस बहुत है, उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। बट मैं अपनी स्टोरी से ये बताना चाहता हूं कि जब हम 2011 में देहरादून में आए, वो कुछ भी नहीं हुआ जिसको सोचकर हम आए थे। ऑलराइट, फ्रॉम अ टर्नओवर ऑफ फ्रॉम अ वेरी बिग टर्नओवर, हम एक ऐसे सिचुएशन में आ गए जहां पर हम लोग 5 लोग रहते थे एक घर में, और हमारे पास 20,000 रुपए होते थे खर्च करने को। 20,000 rupees to manage the monthly expenses of a household of 5 people. You can understand. लेकिन दोस्तों, इस पूरे सिचुएशन में एक ही चीज थी जिसने हमको हिम्मत बढ़ाई, और वो क्या हिम्मत बढ़ाई? वो इस बात का भरोसा था कि हमने इस तरह का पहले भी रिस्क उठाया था, and we had managed to come out of it. और ऐसे ही सोच में एक दिन जुलाई के महीने में मैंने एक कोल्ड कॉल किया था ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में, और मुझे नहीं पता, शायद ईश्वर की इच्छा होगी, उस दिन वो कॉल सुबह के 7 बजे भी पिक हो गया जिसको भी मैंने कॉल किया था, और उन्होंने मुझे एक डेमो के लिए इनवाइट किया, एंड दैट इज हाउ आवर लाइफ चेंज्ड। और फिर उसके बाद ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया, और बाकी जो भी गैप्स थे हमारे लाइफ में वो सारे भी पूरे हो गए। तो क्वेश्चन ये है कि हम सेल्फ पिटी में नहीं जाएंगे प्रोवाइडेड हमारे पास ये एविडेंस है कि ये चीज सही हो जाएगी, हमारे पास वो भरोसा है। अगर आपके साथ पहला ऐसे हुआ है तो आपको पूरा भरोसा हो। व्हाट इज द सॉल्यूशन? एक्सचेंज सेल्फ पिटी फॉर ग्रेटिट्यूड। आपको कभी भी अपने ऊपर अगर सेल्फ पिटी आता है दोस्तों, उसको ग्रेटिट्यूड से एक्सचेंज कर लीजिए। और इसीलिए हमको इस बिजनेस में सिखाया गया है कि आप एक जर्नल रखिए जहां आप अपने ग्रेटिट्यूड को डेली लिखें, प्रेजेंट करें, बोले कि आप किस चीज के लिए थैंकफुल हैं, ईश्वर को धन्यवाद दें कि मेरे पास आज जो कुछ भी है मैं उसके लिए आपको थैंक्स बोलना चाहता हूं। और जब भी आपको सेल्फ पिटी आप महसूस करें, आप चैनल बदल दीजिए, चेंज द चैनल, चेंज योर थॉट, गेट इनटू समथिंग एल्स, फॉरगेट अबाउट सेल्फ पिटी। और अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो कई बार दूसरों को देखिए और महसूस कीजिए कि वो अपने आप को किस चीज के लिए ग्रेटफुल मानते हैं। ऑलराइट, सो पहला काम जो मेंटली पावरफुल लोग, मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते हैं, वो है सेल्फ पिटी। राइट, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, मैं अधिकतर बातें अपने आप से कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई एम आस्किंग माई सेल्फ दीज क्वेश्चंस। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी साथ साथ अपने आप से ये सवाल पूछते जाइए। They don't shy away from change. I am sorry, मैं प्रेजेंटेशन मोड से बाहर हूं बिकॉज मुझे थोड़ा सा इसका चार्जिंग वगैरह भी देखना है, so that is why I am doing it. I hope you don't mind. They don't shy away from change. हमने सीखा है दोस्तों कि चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। जो चेंज करने को तैयार नहीं है वो आगे नहीं बढ़ता। यू नो दैट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज, हम चेंज किसकी बात कर रहे हैं? चेंज फॉर द बेटर, नॉट चेंज फॉर द वर्स। लेकिन लोगों के मन में डाउट क्यों होता है कि मुझे बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? क्योंकि आप अपने नॉर्मल रूटीन को बदलने में बहुत एंग्शियस होते हैं। तो लोगों को आप बोलते हैं कि एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप कर लीजिए। उनके पास शायद बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटी की जरूरत होगी, बट दे आर अफ्रेड ऑफ ब्रिंगिंग दैट चेंज इन देयर लाइफ, इन देयर रूटीन, बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू इट। You think a lot about making changes, but put off doing anything different until later. कितनी बार ऐसा होता है? हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। 1 तारीख की सुबह आप देखेंगे तो हम सबके पास न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं। मे बी उसको कुछ लोग हफ्ते भर फॉलो करते हैं, कुछ लोग 2 हफ्ते फॉलो करते हैं, बट आस्क देम 2 months later what happened to the न्यू ईयर रेजोल्यूशन, एंड पता नहीं, मैक्सिमम जो है वो बॉक्सेस में चले जाते हैं। You worry that any changes you make are not likely to last. आपको इस बात का डर होता है कि आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप चेंज तो कर लेंगे लेकिन आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। You will not be able to continue, and you hesitate to do anything new because it just seems like too big a commitment.
बहुत सारे लोगों को चेंज जो है वो अपने आप में एक कमिटमेंट लगता है कि मुझे एक कमिटमेंट की जरूरत पड़ेगी, मुझे कमिट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद क्या होगा इफ आई एम नॉट एबल टू मैनेज। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो कभी भी चेंज से नहीं घबराते। नॉर्मल लोग, मेरे जैसे लोग चेंज से क्यों दूर भागते हैं? हमें ये चिंता होती है कि अगर मैं कुछ अलग करूं तो जो करंट सिचुएशन है वो और भी खराब हो सकती है। तो वेरी वेरी नेगेटिव थॉट, बट वेरी कॉमन थॉट। Many people associate the change with discomfort as they underestimate their ability to tolerate the discomfort that accompanies a change. कई बार जब हमें नौकरी कहीं और करने जाना पड़ता है तो मेरे मन में आता है कि फैमिली से मैं नहीं मिल पाऊंगा, वाइफ और बच्चों से नहीं मिल पाऊंगा, उनका कौन ध्यान रखेगा, मेरा अपना खुद डिस्कम्फर्ट होगा, व्हाट विल हैपन टू मी, एंड देन आई गिव अप द आइडिया ऑफ मेकिंग दैट चेंज। और इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, हमें दुख होता है, हमें दुख होता है कि मैं पिछली चीज को तोड़ करके बदल रहा हूं, तो मुझे दुख होता है, एक ग्रीफ है, राइट? चैलेंज क्या है? अगर आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बिल्कुल कॉमन फिलॉसफी है, ये स्टैंडर्ड है। अगर मुझे जिंदगी में बदलाव लाना है, मैं हमेशा अपने टीम के लोगों को बोलता हूं, इन दी यूनिवर्सिटी, आई थिंक देयर आर सम पीपल कनेक्टेड, अगर आपको बदलना है तो, अगर आपको बदलाव लाना है तो आपको बदलना भी पड़ेगा। यू डू नॉट गेट बेटर बाय नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स। नई नई चीजें आ रही हैं, डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है, ठीक है, बिजनेस बदल रहा है, काम करने का तरीका बदल रहा है। अगर हम सीखेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? आप अपने आप को चैलेंज नहीं करते और दूसरे आपको आउटग्रो कर जाते हैं, रिप्लेस कर जाते हैं। और आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, when I was in my 11th 12th standard, the one stop shop for all IIT entrance examination was this name called as Brilliant Tutorials. सब लोग चेन्नई टी नगर के Brilliant Tutorials के साथ जुड़ना चाहते थे, and YG File used to be the thing for IIT entrance. Okay, Brilliant का सिर्फ Brilliant का नाम था, लेकिन क्या हुआ, ये जो टेस्ट प्रेप की इंडस्ट्री थी ये धीरे धीरे बदलने लगी। ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का क्या मोड था, पूरा करस्पॉन्डेंस था, वो पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते थे, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते थे, सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, लेकिन क्लासरूम नहीं था। तो ब्रिलियंट का मोड क्या था? ब्रिलियंट का मोड था स्टडी मटेरियल मोड, करस्पॉन्डेंस मोड। लेकिन धीरे धीरे ये जो इंडस्ट्री है ये किस तरफ बदलने लगी, ये क्लासरूम मोड की तरफ बदलने लगी। ठीक उसी तरह जैसे कि आज ये इंडस्ट्री क्लासरूम से धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, बहुत सारे लोग इसको महसूस कर रहे होंगे, बट दैट वाज अ चेंज इन द 90s। लेकिन ब्रिलियंट ने कभी भी इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया और बदला नहीं। और दोस्तों आप जानते हैं कि क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का नाम पूरे IIT JEE के पूरे मैप से वाइप आउट हो गया। यू नो, नए नए प्लेयर्स आ गए। देयर वाज नो आकाश, देयर वाज नो आकाश, देयर वाज नो नारायण। इनका नाम भी नहीं होता था उस समय पे व्हेन ब्रिलियंट यूज्ड टू बी द किंग। लेकिन सिर्फ एक चैलेंज की वजह से, किस वजह से? बिकॉज आई वाज नॉट रेडी टू चेंज एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अगर आप देखेंगे। और दोस्तों आखिरी पॉइंट पे जरूर फोकस कीजिए, आप जितना डिले करेंगे चेंज को उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा। सो इफ यू वांट अ चेंज इन योर लाइफ, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में चेंज होना चाहिए, आज का दिन है, आज चेंज लाना पड़ेगा क्योंकि जरूरत आज है, अदरवाइज लोग आपको आउटग्रो करके निकल जाएंगे, राइट? ये है चैलेंज। व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? चेंज को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। दोस्तों चेंज को एक्सेप्ट करना तो सीखना है, लेकिन उससे भी पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि चेंज की जरूरत है। कई बार तो हम यही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि मुझे चेंज करना है, मुझे लगता है मैं जैसा हूं, जो कर रहा हूं सबसे बेस्ट है, आई डोंट नीड टू चेंज।
but you identify the pros and cons. अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखिए, उसका उस इंडस्ट्री का फ्यूचर देखिए. डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट. आज जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, स्किल्स बदल रही है. आप अपने आप से पूछिए, जिन स्किल्स की जरूरत है, जो नए स्किल्स चाहिए, क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं? क्या आप वो चेंज ला रहे हैं? और बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेंज को कौन रोकता है? आप खुद. इसके द्वारा, अपने नेगेटिव इमोशंस के द्वारा. तो अपने चेंज के लिए एक बढ़िया सा प्लान बनाइए, एक अच्छा प्लान बनाइए. और हम सब लोग यहाँ पर जितने भी कनेक्टेड हैं, हम इतने फॉर्चुनेट है. क्यों? क्योंकि हमें बहुत बढ़िया मेंटरशिप मिलती है, इतना बढ़िया हैंड होल्डिंग मिलता है, इतनी अच्छी गाइडेंस मिलती है, इतने शानदार मेंटर्स हैं जो आपको सटल तरीके से बताते रहते हैं कि आपको क्या बदलना है. आप तैयार तो होइए, and behave like the person you wish to become, not the person you actually are. So, what is the second point? The second point is they are not afraid to change. Third, जो mentally strong लोग होते हैं दोस्तों, वो कभी भी calculated risk लेने से नहीं घबराते. They never ever fear taking calculated risks. हम लोग आमतौर पे, हम आम इंसान कैलकुलेटेड रिस्क लेने से क्यों घबराते हैं? क्योंकि हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने लाइफ में लेते हुए हमेशा स्ट्रगल करते हैं. कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम ये करते हैं कि अगर एक डिसीजन लेने में बहुत सारी एंजाइटी है और मुझे मालूम है कि बहुत सारी एंजाइटी होने वाली है, तो मैं क्या करता हूं, मैं बहुत ज्यादा बिना सोचे हुए फटाफट डिसीजन ले लेता हूं, क्योंकि मैं उस एंजाइटी को अवॉइड करना चाहता हूं. आई डोंट वांट टू फेस द एंजाइटी, आई डोंट हैव द गट्स. और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरों को अपने लिए डिसीजन लेने के लिए अलाउ कर देते हैं, कि अलाउ अदर्स टू मेक डिसीजंस फॉर अस, टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ अस. हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बट वी अलाउ समवन एल्स टू टेक दैट डिसीजन. एंड हम में से कितने सारे लोग ये सोचते हैं कि जो आउटकम्स हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो लक का एस्पेक्ट है. आई एम सॉरी, वो लक का एस्पेक्ट नहीं है, वो एफर्ट का एस्पेक्ट है, वो एटीट्यूड का एस्पेक्ट है, वो बिहेवियर का एस्पेक्ट है, वो पॉजिटिव चीजों का कंट्रीब्यूशन है, ना कि एक ऐसे चीज का जिसको हम लक बोलते हैं. व्हाई वी अवॉइड रिस्क? हम रिस्क अवॉइड क्यों करते? जैसे कि मैंने बताया, इमोशन आपको, आपके लॉजिक को ओवरटेक कर लेता है, वो आपको सोचने ही नहीं देता. ठीक है, वो आपके लॉजिक को ओवरटेक कर लेता है, और जब वो ओवरटेक कर लेता है, वो आपको मना करता है कि ये रिस्क मत लो, ये रिस्क है, डोंट टेक दिस रिस्क. और इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम कई बार उस रिस्क के बारे में सोचते ही नहीं, सोचना भी नहीं चाहते, बिकॉज वो मुझे परेशान करेगा, तो मैं सोचना ही नहीं चाहता. और सबसे बड़ी बात रिस्क लेने के लिए क्या है, आपको फेलियर या रिजेक्शन का डर होता है. आपको फेलियर या रिजेक्शन का डर होता है. दोस्तों, आपको राइट हैंड साइड में इंडियन क्रिकेट की एक बहुत ही शानदार पिक्चर दिखाई दे रही है. अगेन 2011. देखिए, ये कोइंसिडेंस है, मैंने चूज नहीं किया है. ये कोइंसिडेंस है कि सब कुछ 2011 में आ रहा है. 2011 के अप्रैल 2 को वी वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द सेकंड टाइम, और पूरा इंडिया यूफोरिक था. हमने पूरी रात सेलिब्रेट किया, क्योंकि हम बहुत ईगरली वेट कर रहे थे इसका 1983 के बाद. लेकिन हम इसकी बात यहां पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस फाइनल में एक ऐसा डिसीजन लिया गया by the captain Mahendra Singh Dhoni to promote himself up the order before Yuvraj Singh and Suresh Raina. ओके, एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में वीरेंद्र सहवाग ने ये शेयर किया है that it was actually Sachin Tendulkar who suggested to Dhoni that you go ahead. सचिन ने ये कहा धोनी से कि मुरली बॉलिंग कर रहे हैं और तुम मुरली की बॉलिंग को बहुत अच्छे से समझते हो, बिकॉज Muralidharan was actually playing for Chennai Super Kings, and who better to understand Murali than Dhoni? And Yuvraj was never considered to be a good player of off spin. तो सचिन ने कहा कि तुम ऊपर जाओ.
अगर विकेट गिरेगा तो तुम जाना। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सजेशन किसका था? सचिन का, लेकिन रिस्क किसने उठाया? उस आदमी ने, हु डिसाइडेड टू गो इन टू वानखेड़े स्टेडियम टू फेस मुरली व्हेन विराट कोहली गॉट आउट। आज के डेट में हम लोग बोलते हैं कि धोनी ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया था, लेकिन आप सोच के देखिए, अगर उस दिन धोनी जल्दी आउट हो जाते एंड द डिसीजन वुड हैव बैकफायर्ड, who would have taken the blame? तो जो मेंटली स्ट्रांग लोग रहते हैं वो तब स्टेप करते हैं जब उनको पता है कि my feet is on the pedal, मेरा पांव पेडल पे है, मैं एक्सेलरेटर दबा रहा हूं, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, कोई डर नहीं है फेल होने का। सॉल्यूशन क्या है? इमोशन को लॉजिक के साथ बैलेंस कीजिए, सीखना पड़ेगा। इमोशन को लॉजिक के साथ बैलेंस कीजिए, दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी लर्न। और दूसरे वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए कि रिस्क को मिनिमाइज कीजिए और सक्सेस को मैक्सिमाइज कीजिए। कैसे? प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू। अगर आप सही प्लानिंग करके काम करेंगे और आप रिस्क ले भी रहे हैं तो आपका रिस्क कभी बैकफायर नहीं करेगा। अनलाइक महेंद्र सिंह धोनी, दैट वाज एब्सोल्युटली रिस्की, वहां कोई प्लानिंग नहीं हो सकती थी, वहां तो उस समय का डिसीजन था, ही टुक इट। बट ये जो आपके सामने दिख रहा है कोक वर्सेस पेप्सी, ये एक बहुत ही अमेजिंग कहानी है। आपको मालूम है कि कोका कोला इंडिया से वापस चली गई थी 1970s में, एंड देन दे डिसाइडेड टू कम बैक इनटू इंडिया। ये उसकी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा ये कहानी, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट्स। जब कोक ने डिसाइड किया कि वो वापस इंडियन कोला मार्केट में एंटर करेंगे, तब इंडियन कोला मार्केट का जो 60% शेयर था, दैट वाज रूल्ड बाय अ ब्रांड कॉल्ड एज थम्स अप। थम्स अप वाज द किंग। सब लोग थम्स अप खरीदना चाहते थे, सब लोग थम्स अप पीना चाहते थे। थम्स अप यूथ था, थम्स अप एनर्जी था, थम्स अप सब कुछ था। लेकिन थम्स अप ब्रांड किसका था? पार्ले का था। कोक ने क्या किया? कोक ने सबसे पहले ये प्लान किया कि हम क्या करेंगे, हम पार्ले को बाय आउट कर लेते हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ द प्रोप्राइटर रमेश चौहान नॉट एग्रीइंग टू सेल इन, पार्ले ने बहुत स्ट्रांगली रोकने की कोशिश की, बट वो रोक नहीं पाए। और फाइनली कोक ने पार्ले को खरीदा और फिर इंडियन मार्केट में री एंटर किया। सो फार सो गुड। नाउ दिस इज द प्लानिंग पार्ट। ठीक, आप इसकी स्टोरी पढ़ के देखिए तो 2-3 लोग एसोसिएटेड थे उसके साथ, वो उसमें कहते हैं कि उनकी जिंदगी का शायद ये सबसे बड़ा डिसीजन था। लेकिन वो ये भी बोलते हैं वहां पर ये रिस्की था क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटर के ब्रांड को टेक ओवर कर रहे थे। लेकिन इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, आगे सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद उन्होंने एक ऐसा काम किया जो शायद उनको नहीं करना था। क्या किया? कोक ने पार्ले को खरीदा, उन्होंने रियलाइज किया सबसे पॉपुलर ब्रांड क्या है मार्केट में? थम्स अप। उन्होंने कहा थम्स अप को कुछ टाइम के लिए मार्केट से हटा दो। सो थम्स अप वाज पुल्ड आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि मेरा ब्रांड है, अब मेरा ब्रांड है, मैं कोक हूं, मैं जो कहूंगा वो होगा। उन्होंने थम्स अप को पुल आउट कर दिया और सब जगह कोका कोला को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। अब हुआ क्या? जब कस्टमर दुकान पे जाता था और वो कहता था कि भैया थम्स अप दे दो, तो बोलता था कि आजकल थम्स अप नहीं आ रहा है, कुछ चैलेंज है। तो वो कस्टमर बोलता था कोई बात नहीं, फिर ऐसा करो पेप्सी दे दो। तो कोक ने जो बात सोची थी कि वो कस्टमर जो थम्स अप ना मिलने पे कोका कोला मांगेगा, वही कस्टमर थम्स अप ना मिलने पे पेप्सी की तरफ शिफ्ट होने लगा। एंड वेरी सून द कंपनी रियलाइज्ड दिस मिस्टेक। बहुत जल्दी उनको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि दे स्टार्टेड लूजिंग आउट टू पेप्सी। पेप्सी ने मार्केट गेन करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब आप रिस्क लेंगे, जब आप रिस्क के एनवायरमेंट में आएंगे, तो आपको बाकी चीजों को बैलेंस करना है, बट उसको प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू लेना है, बिकॉज अदरवाइज इट विल बैकफायर। तो मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा रिस्क लेने को तैयार होते हैं। राइट, दिस वन इज ऑल अबाउट मी। ये वाला पॉइंट जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं लिख रहा था, तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए ही है। इस किताब में ये बात मेरे लिए ही लिखी गई है। दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन।
आप क्यों चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें? क्योंकि यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ अदर पीपल फील। आपको लगता है कि आप जिम्मेदार हैं कि दूसरे कैसे फील कर रहे हैं। ऑलराइट, you find it easier to agree with people than express a contrary opinion। आपको लगता है कि लोगों के साथ एग्री करना बेहतर है सिवाय बजाय इसके कि आप कुछ कॉन्ट्ररी बोले। और मैं इसके बारे में आऊंगा, आई कम टू दिस। You change your behavior based on what other people want। You don't want anyone to think that you are selfish and you feel overburdened by all the things you have to do। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपके लिए इनमें से कोई भी पॉइंट किसी भी एक्सटेंट तक है? अगर है तो आई थिंक यू नीड टू थिंक अबाउट दिस। ऑलराइट, यू डोंट हैव टू प्लीज एवरीवन। और हम दूसरों को प्लीज करते क्यों हैं? हम क्यों करते हैं? मेरे लिए, मुझे नहीं पता आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, बट मेरे लिए जो एक बहुत अहम पॉइंट है वो है तीसरा पॉइंट। क्योंकि हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं एंड विश टू मेंटेन अ पीसफुल एनवायरनमेंट। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग द थर्ड पॉइंट क्योंकि मैं उससे सबसे ज्यादा रिलेट करता हूं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। ये कई बार आपके पिछले एक्सपीरियंसेस का भी नतीजा होता है। आपने पीछे अपने फैमिली में, अपने लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस देख ली, कुछ सर्कमस्टेंसेस देख लिए कि आपको लगता है कि दूसरों में एनर्जी इन्वेस्ट करना, उनकी लाइफ को बेहतर बनाना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस इट इज, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योरसेल्फ। दैट इज द मेन पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है? हमें डर लगता है कि हमें रिजेक्ट कर देंगे, हमें अबैंडन कर देंगे, कोई हमसे बात नहीं करेगा। And that is why we try to please others। Okay? लोगों को प्लीज करना क्या बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, आप जो दूसरों के बारे में सोच के करते हैं वो हमेशा सही नहीं होता है। और इसीलिए इस किताब में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज हम बात नहीं करेंगे, वो ये है कि कभी भी दूसरों से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, कभी मत रखिए। अगर आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन को हटा देंगे, कम कर देंगे, लेट मी टेल यू, यू विल बी वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल। वी कीप फीलिंग सैड बिकॉज कंटिन्यूअसली आई एम असेसिंग कि मेरे जो एक्सपेक्टेशन है वो कैसे मीट नहीं हो रहे हैं। ए ने मेरे लिए क्या कर सकता था और नहीं किया, बी में मुझसे क्या बोल सकता था, नहीं बोला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड लाइफ कंटिन्यूज दिस वे। The adjustment in trying to please people may damage relationships। क्या आपने कई बार ये महसूस किया है? A is trying to please B, and in trying to please B, he builds an animosity with C and D। क्योंकि हो सकता है अगर आप किसी को प्लीज करने जा रहे हैं, आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, तो हो सकता है आप किसी और को नाराज कर रहे हो। यू नेवर नो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही बात मैंने आपको पहले कही थी, पीपल प्लीजर्स लूज साइट ऑफ देयर ओन वैल्यूज। अपनी वैल्यू को खो देते हैं। आप बिल्कुल लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों को अंडरस्टैंड कीजिए, उन्हें समझिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन वैल्यूज। और आपको यहां पर एक किताब दिख रही है, ये एक ऑस्ट्रेलियन नर्स है जिनका नाम है ब्रॉनी वेयर। उन्होंने एक किताब लिखी हुई है, वी हैव इट एट आवर प्लेस, क्योंकि इट लुक लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इट इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। दिस बुक इज कॉल्ड द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। कहते हैं कि इंसान जब अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में आता है तब अक्सर वो जो बातें बोलता है वो सच होती है। तो ब्रॉनी वेयर जो नर्स हैं, एक ऑस्ट्रेलियन नर्स हैं, उन्होंने इस किताब के थ्रू बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। उनसे ये पूछा गया कि आपको अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी 5 चीजें थी जो आप रिग्रेट करते हैं। एंड हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पीपल प्लीजिंग वाज वन ऑफ दोज 5। उन 5 में से एक ऐसा एस्पेक्ट जिसको सब लोगों ने शायद बोला और हाईलाइट किया, दैट वाज इन ट्राइंग टू प्लीज पीपल। मत कीजिए।
प्रैक्टिस करना पड़ेगा लेकिन मत कीजिए। व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये हमारे लिए, ये मेरे लिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन? आप पहले डिसाइड कीजिए आप किसको खुश करना चाहते हैं। आप सबको खुश नहीं कर सकते, तो आप पहले डिसाइड कीजिए आप किसको खुश करना चाहते हैं। Whom do you want to please? And before you try and please others, आप अपने वैल्यूज को क्लैरिफाई कीजिए और आप देखिए क्या ये आपके टॉप 5 लिस्ट में से एक है। क्या चीज? प्लीजिंग अदर्स। इज इट वन ऑफ योर टॉप 5 कोर वैल्यूज? आस्क योरसेल्फ। Every time you say yes or no, every time you say yes or no, you take time. सोच कर बोलिए। So when I don't give it enough thought, जब मैं सही से सोचता नहीं हूं, तो मैं क्या बोलता हूं? जब मैं सही से सोचता नहीं हूं तो मैं इनवेरिएबली यस बोलने पे आता हूं, बिकॉज मैंने ठीक से सोचा नहीं है। एंड ऑब्वियसली बाकी सारी चीजें जो है they are playing on at the back of my mind, so invariably I say yes and practice behaving assertively. Okay, अपने लिए कीजिए दोस्तों, अपने लिए कीजिए। Make this change for yourself. I am at 9:15, तो मेरे पास लगभग 5-7 मिनट का टाइम है और 2 पॉइंट कवर करना है, तो होपफुली आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक। 5वां पॉइंट, they don't dwell on the past. वो पास्ट को लेकर बैठे नहीं रहते, पास्ट को अपने सीने से क्या बोलते हैं, अपने सीने से दबाए नहीं रखते। नॉर्मल आदमी क्या करता है? यू स्ट्रगल विद मेजर रिग्रेट्स अबाउट योर पास्ट। हम लोग अपने पास्ट के रिग्रेट्स के बारे में अक्सर सोचते हैं। Many times you feel कि best days of your life are already behind you. Such a big statement, कितना बड़ा थॉट है। आप ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ का जो बेस्ट है वो ऑलरेडी जा चुका है। कम ऑन, क्या आप कोई भी एफर्ट कर पाओगे? आप अक्सर ये सोचते हो कि अगर आपने एक अलग पाथ लिया होता तो आपकी लाइफ कैसे टर्न आउट होती। ओके, आप अक्सर ये सोचते हो और ये चीजें आपको इफेक्ट करती हैं। Don't let it happen. You invest a lot of time thinking about all the things that you should have or could have done. आप यही सोचते हैं कि मैं ये कर सकता था, काश मैंने ये डिसीजन की जगह वो डिसीजन लिया होता। आप पास्ट के साथ जुड़े रहते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग वो काम नहीं करते। ओके, मेंटली स्ट्रांग लोग वो काम नहीं करते। चैलेंज क्या है? अगर मैं पास्ट के साथ जुड़ा हूं तो क्या चैलेंज है, क्या प्रॉब्लम है? आप प्रेजेंट को मिस आउट कर जाते हैं मेरे दोस्त। कितनी बार कहा गया है कि प्रेजेंट को प्रेजेंट इसलिए कहा गया है ब्यूटीफुली बिकॉज इट इज अ गिफ्ट व्हिच हैज टू बी लिव्ड। लेकिन हम पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट को मिस कर जाते हैं, मैक्सिमम पास्ट में रहते हैं। It becomes impossible to prepare for the future. आप फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे जब पास्ट में ही आपकी सारी बातें चल रही? It interferes with your decision making skills. It does not solve anything but can lead to depression. आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप सबको दिखाई दे रहा है the photo of the Indian cricket team that won the series in Australia. I feel so proud. हमें इतना प्राउड फील होता है मुझे इस स्टोरी के बारे में आपको बताने के लिए। दोस्तों, दिसंबर 19, 2019, इंडिया वेर बोल्ड आउट फॉर द लोएस्ट स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट। 36 रन पे हमारी पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। ये एक डे नाइट टेस्ट था, एडिलेड में था। टेस्ट शायद 3 दिन में खत्म हो गया। वी लॉस्ट दैट टेस्ट। आप सोच के देखिए टीम का मोराल क्या होगा। ऐसे समय पे हमने अपने कैप्टन को लूज किया। हमने रोहित शर्मा वाज इंजर्ड, मोहम्मद शामी वाज इंजर्ड, केएल राहुल वाज आउट, द टॉप प्लेयर्स वेर ऑल आउट। कैन यू थिंक अबाउट द मेंटल लेवल ऑफ दिस टीम? और दोस्तों, मुझे स्पोर्ट्समैन की बहुत अच्छी बात ये लगती है कि जो भी खिलाड़ी लोग हैं वो कभी भी पिछले पॉइंट के बारे में नहीं सोचते, और यही खेलने का अहम नियम है। आपको एक अच्छा यॉर्कर मिलता है, आप उसे डिफेंड करिए।
but when you get ready to face the next ball, you stop thinking about that Yorker because you will not be able to play the next ball to its merit. आपने अक्सर ये देखा हो, राइट? तो हम कितने पे आउट हुए? 36 रन पे, लोवेस्ट स्कोर इन टेस्ट हिस्ट्री, इंडिया का लोवेस्ट स्कोर। मीडिया ने हमारे बारे में बहुत कुछ बोला, लोगों ने हमारे बारे में बहुत कुछ बोला, और उसके साथ साथ एक टूटी हुई टीम, 3 और टेस्ट खेलना है, एक स्टैंड इन कैप्टन कॉल्ड अजिंक्य रहाणे और अ सेट ऑफ बॉयज जो कि बिल्कुल नए थे लेकिन जिनके सीने में जज्बा बहुत स्ट्रॉन्ग था। हमने क्या किया दोस्तों? हमने अगले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया। इन द नेक्स्ट टेस्ट वी बीट देम एट देयर ओन ग्राउंड, मेलबर्न में, राइट? सिडनी में तीसरा टेस्ट था, सिडनी में हम ये सीरीज हार सकते थे, सिडनी में हम ये टेस्ट हार सकते थे। कहते हैं लोगों ने अपने बॉडी पे बॉल खाया लेकिन विकेट जाने नहीं दिया, वी ड्रू दैट टेस्ट। एंड ऑस्ट्रेलिया ने, बताऊं क्या बोला? ऑस्ट्रेलिया ने बोला इंडियन टीम प्लीज कम टू ब्रिस्बेन, हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पिछले 28 साल में ब्रिस्बेन के गाबा में कोई भी टेस्ट हारी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ने बोला तुम गाबा आओ, हम तुम्हें वहां दिखाते हैं। और गाबा में दोस्तों, गाबा के ब्रिस्बेन में हमने जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया और ये सीरीज जीती। आप देख सकते हैं कि हमारे क्रिकेट का, आज की डेट में हमारे क्रिकेट का फेस अलग चल रहा है। पीपल आर रेडी टू स्टेप अप एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपको लगता है कि अगर हम पास्ट को लेकर बैठते, अगर वो 11 खिलाड़ी ये सोचते कि अब क्या होगा, 36 पे ऑल आउट हो गए, अच्छे खिलाड़ी है नहीं, क्या करेंगे हम? डू यू थिंक वी वुड हैव प्लेड एंड वन? स्पोर्ट्समैन आर ऑलवेज लाइक दैट। मैं आपको एक और किस्सा यहां बताता हूं। अभी पीछे कुछ महीनों पहले फ्रेंच ओपन का फाइनल था, और फ्रेंच ओपन का फाइनल, वी वर सिटिंग एट होम एंड वॉचिंग इट, एंड नोवाक जोकोविच वाज 2 सेट्स डाउन। फाइनल में ही वाज 2 सेट्स डाउन, एंड आई टोल्ड ये देखना, ये वापस आएगा, ठीक है? एक टेनिस मैच को जीतने के लिए कितने सेट जीतने? 3 सेट। मैं कितना ऑलरेडी हार चुका हूं? 2 सेट। इसका मतलब अगर मुझे मैच यहां से जीतना है तो मुझे बाकी के 3 सेट जीतना है। जोकोविच केम बैक एंड वन द फ्रेंच ओपन। क्यों? आपको लगता है कि अगर वो यही सोचता कि पिछले 2 सेट में हार चुका हूं, मेरे लिए दिन अच्छा नहीं हो रहा है, मैं तो ये मैच हारूंगा ही हारूंगा, डू यू थिंक ही वुड हैव वन द नेक्स्ट 3 सेट्स? एब्सोल्युटली नॉट। मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी पास्ट के साथ जुड़े नहीं रहते हैं। यू हैव टू बी प्रेजेंट। गिव योरसेल्फ समथिंग एल्स टू थिंक अबाउट। अपने को कुछ और सोचने का मौका दीजिए। एस्टैब्लिश गोल्स फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए गोल्स तैयार कीजिए, तो आप पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप काम करने पे जुट जाएंगे। और फोकस किस पे कीजिए? उन चीजों पे कीजिए जो आपने सीखा। और हम हमेशा कहते हैं अगर डिसीजन लेना है तो किस पे बेस करना है? इमोशन या ओपिनियन पे बेस नहीं करना है, फैक्ट पे बेस करना है। सिचुएशन को अलग तरह से देखिए एंड मेक पीस विद द पास्ट। पर्टिकुलरली ये जो लास्ट लाइन कब इंपॉर्टेंट है? पर्टिकुलरली अगर आपका हर्ट इमोशनल है, किसी रिलेशनशिप बेस्ड है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ है, तो प्लीज वापस जाइए। साइंटिफिक तरीके अवेलेबल हैं, आप वापस जाके उसके साथ पीस करिए, उस थॉट के साथ, उस इंसिडेंट के साथ, उस सिचुएशन के साथ, एंड नाउ कम बैक एंड वर्क पीसफुली। अदरवाइज आप अपने आप को हमेशा लोअर कर रहे होंगे अपने एटीट्यूड में, अपने इमोशंस में। और छठा पॉइंट हमने इस बिजनेस में भी सीखा है, हमें बताया गया है, मेंटली स्ट्रांग पीपल आर ऑलवेज पेशेंट, दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। आमतौर पे हम लोग इमीडिएट रिजल्ट्स क्यों एक्सपेक्ट करते? क्योंकि हम पेशेंस नहीं है, वी लैक पेशेंस। और हम हमेशा अपने परफॉर्मेंस को ओवर एस्टिमेट करते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि तुम कैसे काम कर रहे हो, तो वो हमेशा ये बोलेगा मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूं, वो ठीक नहीं कर रहा है इसलिए मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं तो बहुत बढ़िया, मैं सब कुछ सही कर। वी ओवर एस्टिमेट आवर परफॉर्मेंस।
और दूसरी चीज, हम किसको अंडर एस्टिमेट करते हैं? हम इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि चेंज होने में टाइम लगता है, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। अच्छा, वही चीज जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हम बदल जाते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो? अगर रिजल्ट लाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं कहता हूं कि अरे टाइम लगेगा, अभी थोड़ा वेट करो। लेकिन वही चीज मैं किसी और से एक्सपेक्ट करूं तो मैं बोलता हूं कि अरे तुरंत रिजल्ट आना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि आप काम कर रहे हैं? सो डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। व्हाट इज द चैलेंज विद एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिजल्ट्स? आप शॉर्टकट लेने के लिए टेम्पटेड हो जाएंगे, और ऐसे करने के चक्कर में आप कभी फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट। क्या हम यहां पर एग्जाम्पल्स देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। अगर आप शॉर्टकट लेके काम करेंगे, सक्सेस हासिल करेंगे, तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन कॉज यू टू ड्रॉ द रॉन्ग कंक्लूजन्स, ऑब्वियसली नेगेटिव एंड अनकंफर्टेबल इमोशंस, राइट? सोल्यूशन क्या है? कुछ लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट कीजिए, कुछ फ्यूचर के बारे में सोचिए और तैयार होइए। सर हमेशा बोलते हैं, मेंटर्स हमेशा बोलते हैं, अगले 5 साल 7 साल का प्लान बनाइए और कमिट कीजिए अपने आप को। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ काम कीजिए और इस बात को समझिए कि प्रोग्रेस जो है वो हमेशा ऑब्वियस नहीं है। देयर आर बाउंड टू बी अप्स एंड डाउन्स, बट इफ यू आर क्लियर, इफ योर विजन इज क्लियर, आपको परेशानी नहीं होगी। और हमने यहीं से आके सीखा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, देर सवेर। Maybe you will have to wait for some time. Maybe it will come through some other person. Maybe you will get it in some other place, but you will get it. लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, हमने 6 क्वालिटीज को यहाँ पे टेकअप किया। आउट ऑफ द 13 आई टुक अप 6, बट लेट मी टेल यू द रिमेनिंग 7 आर इक्वली वर्दी, उतने ही फैबुलस है, उतने इंपॉर्टेंट है। कभी समय मिलेगा आप जरूर उनके बारे में पढ़िए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए। My last statement would be, it is time we all change and become better for the future. We prepare ourselves for the future. So I hope मैंने अपने तरफ से I hope I did some justice to the responsibility that I was given. So thank you so much. Back to Soumitra. वंडरफुल, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। आनंद अगर इसको शेयर को बंद कर देते हैं। थैंक यू सो मच, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आनंद जी के लिए हम एक बार ताली बजाएं कि उन्होंने इस किताब के पॉइंट्स को बताया, और उसके साथ साथ आई होप जो उन्होंने एग्जाम्पल दिए वो उनके अपने थे, तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ हमें समझ में आया। और कुछ लोग इस सेशन को अभी ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि ये कंट्रोल भी आनंद जी के कंप्यूटर में था, तो इसलिए हम इसको यूट्यूब में नहीं कर पाए। बट आगे से हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जब भी कोई पॉपुलर बुक या प्रेजेंटर हो तो हमारे ऑडियंस बढ़ रहे हैं और हम उसको करें। तो अब हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है, कुछ पूछना है, तो आप डिजिटली हैंड रेज करिए ताकि हम आपको देख पाएं और जो है आपको ये मौका दे पाएं। और समय के कारण हम ज्यादा लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते, तो लेट्स टेक 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम ले पाएंगे समय के अभाव के कारण। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो डिजिटली हैंड रेज कर पाएंगे, मैं उनको जो है, हम सब चाहते हैं कि आनंद जी से कुछ पूछे, खासकर ये किताब ऐसा है और उनके पास तजुर्बा भी है। तो प्लीज एनीवन जो कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, डिजिटली हैंड रेज कर सकते हैं।
हाँ, मैं जो स्क्रीन में देख पा रहा हूँ इसमें अनुपमा करके है, अनुपमा अमित। सो प्लीज आनंद जी, इनको हमें अनम्यूट करना पड़ेगा या खुद कर सकते हैं? अमित जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये सर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। सर इसमें सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा, आपने सारी चीजें क्लियर की हैं, कुछ मिस हो गया मुझसे शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से। थर्ड पॉइंट था सर, आपने लिखा, आपने बताया था कैलकुलेटेड रिस्क लेने से वो लोग नहीं घबराते। सर इसका क्या मतलब है, इसको कुछ समझना चाह रहा हूँ सर, मिस हो गया मुझसे, प्लीज। देखिए अमित जी, हमारे मेंटर्स यहाँ पर हैं तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। लेकिन इस पॉइंट का मतलब ये है कि पहली चीज, रिस्क लेने से नहीं घबराना है। आमतौर पे हम लोग रिस्क लेने से ही पीछे हट जाते हैं। वी आर नॉट रेडी टू टेक द फर्स्ट स्टेप। और अगर रिस्क लेने से आपको जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं उसको अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, आप प्लान्ड रिस्क लीजिए। यू कैन एक्चुअली प्लान बिफोर यू टेक अ रिस्क। यू कैन वे द प्रोज एंड कॉन्स। ओके, जैसे कि मैंने स्टोरी में बताया था, धोनी को शायद वो टाइम नहीं मिला हो, ठीक है। अगर आप ये कहानी सुनेंगे, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट टेकिंग 2 more minutes, अगर आप ये कहानी सुनेंगे तो धोनी वॉज गोइंग टू द वॉशरूम। धोनी वॉशरूम जा रहे थे जब तेंदुलकर ने सहवाग को बोला कि ये दोनों पहले ही आउट होके बैठे थे, आपको पता है। तो तेंदुलकर टोल्ड सहवाग कि तुम धोनी को बोलो कि अगर कोई भी आउट होता है तो धोनी शुड गो इन। तो सहवाग ने कहा कि पाजी आप ही बोलो, जब बोलना ही है तो आप बोलो। तो व्हेन धोनी केम बैक फ्रॉम द वॉशरूम, तो सचिन सेड कि माही अगर कोई आउट होता है तो तुम जाना, बिकॉज इट इज मुरली। बस इतना ही बोला। एंड धोनी हर्ड दैट एंड लेफ्ट। सो ही डिड नॉट हैव द प्रोज एंड कॉन्स। धोनी ने रिस्क पूरे एक डिसीजन पे लिया। किस डिसीजन पे? एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो इंडियन क्रिकेट का गॉड है, और उसने कुछ नहीं सोचा, उसने अपना पैड पहना, उसने बैट उठाया और वो घुस गया वानखेड़े स्टेडियम। लेकिन आमतौर पे अमित जी, हमारे पास टाइम होगा कि हम रिस्क को वे कर लें, प्रोज एंड कॉन्स ले लें, और फिर वो डिसीजन लीजिए तो वो कम रिस्की होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू अमित जी। अब दिगंबर जी का मुझे हाथ दिख रहा है। आनंद जी, अगर आप उनको अनम्यूट करें। दिगंबर, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। Sir, yesterday I'm not well. Okay. So इसलिए शायद मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। I'm sorry for that. ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछिए। Sir, first of all, very good evening to one and all present here. And Anand sir, आपने बहुत अच्छी presentation दी, and it was, very good. But sir, my question to you is that, how can we identify the best opportunity for ourselves? हम कैसे वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ओके, दिगंबर, हमने ये क्वेश्चन ले लिया, और अभी हमारे मेंटर्स आएंगे तो डेफिनेटली हम उनसे ये जरूर सुनेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। सो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू दिगंबर जी, थैंक यू आनंद जी। एनीबडी एल्स लाइक, क्योंकि हमने कहा था 4 क्वेश्चन हम ले पाएंगे, इससे पहले कि हम अपने लीडर्स से रिक्वेस्ट करें अपने व्यूज और अपने विजडम शेयर करने के लिए। एनीवन क्विकली, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। ओके, तो आई होप कि हम आगे बढ़ते हैं आगे। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दिनेश गुप्ता सर और प्रीति मैडम, जिनके कारण ये बुक क्लब एस्टैब्लिश हुआ और उन्हीं के गाइडेंस से ये हम कर पा रहे हैं। और तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिनेश गुप्ता सर और प्रीति मैडम को, प्लीज इस बुक के बारे में, स्पीकर के बारे में हमें और विजडम दे। ओवर टू गुप्ता सर एंड प्रीति मैडम। सभी को नमस्कार, और मैं आनंद जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ
कि आज जो आपने किताब चूज करी है वो मेरे ही नहीं, आपके ही नहीं, मैं मुझे लगता है कि यहाँ पर सब बैठे बाकी और भी जितने लोग हैं सबके लिए ये एक लर्निंग सेशन है। और सबके अंदर, दिल के अंदर ये सब उथल पुथल हमेशा चलती है। क्या करना चाहिए, रिस्क लेना है, अपॉर्चुनिटी है, मैं कैसे डिसीजंस लूं, इट इज विद एवरीबॉडी। और आज आपने लोगों के अंदर के तार को आपने टच करा है। तो आनंद जी, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। और मुझे पता है कि आज मैंने तो बहुत लर्न करा है, सबने लर्न करा होगा। और कैसे लाइफ को लीड करनी है, नॉट विद योर पास्ट, लिव इन प्रेजेंट, इस तरह से लाइफ लीड करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ में ये बुक बहुत बड़ा चेंज करेगी। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। आनंद जी को सुनना ना सिर्फ इस बुक क्लब में, लेकिन वैसे भी इट इज ऑलवेज अ प्लेजर। और आनंद जी, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। आई थिंक आवर कंप्लीट टीम एंड आज कंडवाल जी के मदद से जो इतने सारे लोग इसके साथ जुड़े हैं, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वेरी ग्रेटफुल एंड वी होप दैट जो आपने बोला यहाँ आज, जो लोगों को बोला 6 पॉइंट्स जो आपने शेयर करे, they were definitely going to make a big difference in the way people think. See, I personally, मेरा ये मानना है कि लर्निंग का तो कभी कोई एंड नहीं होता है ना। यू कीप ऑन लर्निंग टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। और हमारी स्पिरिचुअलिटी के एंगल से भी अगर हम देखें तो ये माना जाता है कि वी हैव टेकन बर्थ ओनली टू रेज द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर सोल, है ना। तो हम ये सोचते हैं कि अगर ये सोचें कि वी नो एवरीथिंग या एवरीथिंग हैज बीन नाउ बीन डिस्क्लोज टू अस, देन दैट इज द एंड ऑफ द गेम। सो दिस लाइफ इज नथिंग बट अ अपॉर्चुनिटी टू कीप ऑन लर्निंग एंड द बेस्ट वे विच कम्स टू माई माइंड, मेरे दिमाग में जो आता है वो ये आता है कि व्हेन वी लर्न फ्रॉम अदर्स, दैट इज द वेरी फास्ट वे। बहुत तेज से आप अगर आप अकेले बैठ के लर्न करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप लर्न कर लें, यू बिकम अ मास्टर, बट यू मे नॉट हैव द रेंज ऑफ नॉलेज। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी वेयर वी हैव अ रेंज। एंड आज के टाइम के अंदर आप तो सब जानते ही हैं, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, कि इट इज नॉट द एज ऑफ स्पेशलाइजेशन, इट इज द एज ऑफ हैविंग अ रेंज ऑफ नॉलेज। एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दिस बुक क्लब इज एन अपॉर्चुनिटी where you can listen to people, different type of books, their perspective, and gather a lot of information sitting at your home in a very short time. So thank you very much, Anand ji, for giving us a beautiful presentation, and hopefully we will be continuing with such type of presentations in future also. Thank you very much, and I will request Mr. Kandwal ji, who is here, and we are very fortunate, and it is always a big opportunity to listen to him. You know, कहते हैं कि आपने एक सवाल पूछा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था अभी एक व्यक्ति ने, कि हमें पता कैसे चलेगा कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है या गलत है ना। द पॉइंट इज, 2 थिंग्स यू कैन कीप इन माइंड, मेरे को जहां तक समझ है, बाकी तो कंडवाल जी उस पर बताएंगे। पहली चीज ये है कि अपॉर्चुनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन व्यक्ति उसको दिखा रहा है, कौन व्यक्ति आपको बता रहा है, किस व्यक्ति को आप सुन रहे हो, whom are you listening to, that is very very important, है ना। एक सोना या एक हीरा अगर कोई कबाड़ी के हाथ में है तो, या किसी चोर के हाथ में है, तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। तो द बिलीफ, द ट्रस्ट इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड ऑलवेज सी, कि जो आदमी आपके पास आ रहा है उस अपॉर्चुनिटी को लेके, या कोई भी व्यक्ति, तो उसका बैकग्राउंड क्या है, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप कितने कीन हैं, हाउ मच यू आर कीन टू अंडरस्टैंड। कई बार क्या होता है, अपॉर्चुनिटी बड़ी होती है लेकिन हम कीन ही नहीं होते, तो यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च ऑल्सो, है ना। डोंट बिलीव एवरीथिंग, बिलीव ऑन समबडी हु हैज यू हैव गॉट ट्रस्ट ऑन, एंड सेकेंडली डू योर ओन रिसर्च ऑल्सो, एंड फॉर दैट वी हैव गॉट न्यूमरस easy ways to do the research. With that, I will request Kanwal ji to please
enlighten the audience. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आनंद जी. आनंद जी को सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रीट है. तो इज वन ऑफ द फेवरेट स्पीकर ऑफ माइन. मैं उनको हमेशा सुनते रहना चाहता हूँ. और उन्होंने बुक भी बहुत अच्छी चूज की. आज जो ये जो बुक थी मेंटल टफनेस के ऊपर, ये मेरी भी बहुत फेवरेट बुक है. तो मैं दिनेश और प्रीति गुप्ता जी को थैंक्स करूंगा. ये इनिशिएटिव उनका है और आनंद जी का है और उनकी टीम का है कि बुक क्लब का एक आइडिया यहाँ पे स्टार्ट हुआ. और उसका जो मेन पर्पस यही है, विजडम और नॉलेज में फर्क यही होता है. आप किताब पढ़ के नॉलेज ले सकते हो, लेकिन विजडम आता है डिस्कशन से, यानी प्रैक्टिकल अलग अलग एस्पेक्ट से जब आप चीज़ों को देखते हैं तो आप विजडम गेन करते हैं. और स्पेशली दूसरों के एक्सपीरियंस से, दूसरों के प्रोस्पेक्टिव से भी जब आप देखते हैं तो यू गेन विजडम. एंड आई थिंक दिस इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ गेनिंग विजडम. इफ यू बी द पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ सेशन, तो ये सबसे बेस्ट हो सकता है किसी भी चीज को एनालाइज करने का, उस पर इंट्रोस्पेक्शन और अपने हिसाब से अपना जो केस स्टडी है उसको करने का. मेंटल टफनेस के ऊपर आज उन्होंने 6 चीजें शेयर की. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ये चीजें इस बिजनेस में तो डे इन डे आउट आपको अप्लाई करनी होती है. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स प्रैक्टिकली. लाइक आई एम ऑलवेज इन अ अवेकनिंग मोड में रहता हूँ कि इमोशनल लायबिलिटी और इमोशनल एसेट, ये 2 तरह के इमोशंस हमारी, और इमोशन ह्यूमन बीइंग के अंदर हर समय चल रहे होते हैं. आप इमोशन से बाहर हो ही नहीं सकते. इवन जब आप सो रहे होते हैं तब भी कई सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में इमोशंस को बिल्ड करते हैं. अगर आप कोई चीज झगड़ा करके सोए हैं तो रात भर आपकी जो इमोशंस हैं वो आपको इरिटेट करते रहेंगे और अगले दिन आपकी बॉडी टायर्ड मिलेगी, आपके थॉट डल मिलेंगे, आप उतना फ्रेश नहीं उठेंगे, क्योंकि वो इम्पैक्ट करते हैं. तो इस किताब से बेहतर बुक नहीं हो सकती टू रिकॉग्नाइज योर इमोशन व्हेन यू आर इन अ इमोशनल एसेट स्टेज, व्हेन यू आर इन इमोशनल लायबिलिटी. और मैंने कई सारे डिसीजन लिए. कैलकुलेटेड रिस्क तो लेने ही होते हैं. All the time you take calculated risk. I have also taken lot of calculated risk. Calculated risk तब भी था जब ये बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद हम completely इस बिजनेस में आ गए थे. और हमारी भी स्टोरी ऐसी रोलर कोस्टर राइड जो होता है ना, कि आप राइड में चढ़ते हो और फिर बीच में पता लगता है कि आपको ये कुछ जबरदस्त पंगा ले लिया है, लेकिन जब ले लिया है तो ले लिया, तो फिर आदमी बाहर तो निकल नहीं सकता. हालांकि सिंगापुर में एक व्यक्ति ने निकलने की कोशिश की थी, बीच में थोड़ा सा रुक गया था और वो पैर, तो सडनली उसको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो एकदम से स्पीड गेन करने के लिए रुका हुआ है. मैं आनंद जी की बात नहीं कर रहा हूँ. मेरा एक दूसरा प्लेटफॉर्म था, वो बेसिकली बीच में जब राइड एकदम अंधेरे कुएं में और रोलर कोस्टर गया तो उसने सोचा कि जगह आ गई है जहाँ उतरना है, और उसने पैर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि उसके बाद तो उसको वर्टिकली 90 डिग्री पे ऊपर चढ़ना था. तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे आनंद जी ने बहुत, इनसे बेहतर स्पीकर नहीं हो सकता इन चीजों को रखने के लिए. एंड वी हैड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन टू यू नो पुट अक्रॉस दीज थिंग्स. एक किसान भी जानता है, यू नो बहुत कॉमन सेंस की बात है, वो एक सीजन में बोते हैं और दूसरे सीजन में काटते हैं. जो फार्मर है उससे बेहतर कौन समझ सकता है इस चीज को, राइट? उनसे बेहतर कौन समझ सकता है कैलकुलेटेड रिस्क लेने का. वो कहते हैं ना कि जिसने रिस्क नहीं लिया उसने सबसे बड़ा रिस्क लिया. तो एक बार वो किसान, ऐसे ही किसान के ऊपर ही कहानी है. उसने बोला, किसने पूछा कि भाई इस साल तुमने क्या बोया? उसने बोला, हमने, क्या तुमने ज्वार बोई? उन्होंने ज्वार नहीं बोया, क्योंकि कहीं से हमको पता लगा कि टिड्डियों का दल आने वाला है और वो खा जाएगा, इसलिए हमने ज्वार नहीं बोया. तो किसी ने बोला कि अच्छा तुमने गेहूं बोया होगा? नहीं, वो भी नहीं, इसलिए नहीं बोया क्योंकि इस वजह से हमने नहीं बोया. तो उन्होंने बोला, फिर तुमने बोया क्या? तो उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं बोया, मैंने कोई रिस्क नहीं लिया.
आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्की काम किया उसने, कि उसने कुछ रिस्क ही नहीं लिया। तो कई सारे लोग इसी उसमें रहते हैं कि वो रिस्क नहीं लेते और फिर लाइफ में वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आते। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कैलकुलेटेड रिस्क, इमोशनल एसेट को बिल्ड करना, पास्ट में नहीं रहना, मेक पीस योर पास्ट, अपने पास्ट के साथ पीस बनाना। उसके साथ साथ हम हमेशा बोलते हैं कि भाई आज 31 तारीख था, हम तब तक गोल को चेज करते हैं जब तक गोल हमको छोड़ के ना भाग जाए। तो 12 बजे के बाद तो गोल छोड़ के भाग जाता है। अब तो 12 बजे तक तो कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर अगला काम होता है कि स्लेट को साफ करना, जो गलतियां की उनको उनसे रियलाइज लेसन लेना और पास्ट में नहीं रहना कि पिछले मंथ में ये हुआ था। कई सारे लोगों से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं सर सब कुछ किया था फिर भी नहीं हुआ। तो हमने कहा फिर आगे कैसा होगा, जब अगर आप आगे कुछ नहीं करो तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ किया था तो कुछ हुआ। तो you have to clean your slate every night and especially goal setting के लिए इस महीने में हर 31 तारीख को अपनी 30 तारीख को स्लेट को साफ करते हैं और अगले दिन नया गोल लिखते हैं और नए गोल के हिसाब से काम करते हैं। तो ये किताब बहुत बहुत बेहतरीन किताब है और मैं तो आनंद जी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बाकी की चीज़ें रह गई हैं उनको पार्ट 2 में जरूर कंटिन्यू करें, क्योंकि एवरीबॉडी इज एग्री कि आप इसका पार्ट 2 जरूर करें। और इस तरह के क्लब में आप प्रमोट करिए, क्योंकि भलाई तो अगर इसमें आते हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। अगर इसका पार्ट बनते हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अच्छे थॉट मिलते हैं, कुछ अच्छा आपको माइंडसेट मिलता है, अलग अलग स्पीकर्स के मुंह से अलग अलग चीजें मिलती हैं। स्टोरीज आपने बहुत सारी सुने होंगे, लेकिन जिस तरह से आनंद जी ने उसको नरेट किया, चाहे वो माउंटेनियर की स्टोरी हो, रियल स्टोरी था, या क्रिकेट टीम के बारे में है, ये सब लेसन्स होते हैं और ऐसी लेसन्स हम सीखते हैं। सो आई एम सो थैंकफुल कि उन्होंने आज समय निकाला हम सबके लिए और सबके बेनिफिट के लिए एंड इस बुक को प्रेजेंट किया। और इस पूरे क्लब का इनिशिएटिव लेने के लिए मैं दिनेश एंड प्रीति जी को थैंक्स करूंगा। एंड आई विल मैं आप सबको एनकरेज करूंगा कि please be part of this kind of sessions and change your life, and lot of things you learn and lot of things you build, and life is about learning and experiencing and moving ahead, setting new goals, changing yourself, है ना। और बिजनेस में, खासकर इस बिजनेस में तो आपको डे इन डे आउट ये सारे एक्सपीरियंस होते हैं। आप आज जो आपने सीखा कल सुबह आप उसको अप्लाई करने वाले हैं, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं। सो थैंक यू सो मच and wish you all the best and wish you for this next month, coming month, अगस्त के लिए। और उसके साथ ही मैं आपसे बोलूँगा कि सितंबर इज नियर बाय एंड आज ही हमारे जो से टीम आई हुई थी उनसे बात हो रही थी, तो लॉट ऑफ प्लानिंग, बहुत सारी प्लानिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। A70 की बात हम कर रहे हैं और भी कई सारी बातें कर रहे हैं, गोल सेटिंग के बारे में, लाइफ के बारे में ना। और एक लास्ट चीज मैं ऐड करना चाहूँगा, वैसे तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारे दिनेश गुप्ता जी ने अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करने के बारे में बात किया। मैं उसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि हमने जब इस बिजनेस को पकड़ा था, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा था, क्या देखा था, ड्रीम्स एंड वैल्यू। जिस जगह पे आपको अपने वैल्यूज को एम्पावर करने का मौका मिल रहा हो और अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने का मौका मिल रहा हो, इन दोनों में जहाँ बैलेंस हो, वो सबसे बेहतर जगह है, वहां पे जाना चाहिए। और वैल्यू में सब कुछ आ जाता है। आप, हर कोई चाहता है अच्छा एसोसिएशन मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी रिलेशंस मिले, इमोशंस को फीडिंग हो, पॉजिटिव इमोशंस को फीडिंग हो, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप हो, फाइनेंशियल सेक्टर भी ग्रो हो, और वो सारी चीजें हम चाहते हैं। तो वैल्यूज और ड्रीम्स का जहां बैलेंस मिल जाए जिस मौके में, उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए और तुरंत ग्रैब करना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, आप आए इस फोरम में, आपने टाइम निकाला और इतने अच्छी तरीके से आपने हमें एडवाइस दिया। थैंक यू दिनेश गुप्ता सर, थैंक यू प्रीति मैडम, एंड थैंक यू आनंद जी, एंड थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस बुक क्लब। तो इन शब्दों के साथ मैं गुड नाइट कहना चाहता हूं और आनंद जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो सेशन को समाप्त करें। थैंक यू।
Thank you so much, Soumitra, for the wonderful management. हम सब की तरफ से मेंटर्स प्रीति मैम और गुप्ता सर को और कनवाल सर को many thanks for giving us this opportunity, and to all of you for connecting here. आप सबने यहाँ कनेक्ट किया, सुना, पार्टिसिपेट किया, तो थैंक यू सो मच. अब हम लोग इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करते हैं सर, अगर आपकी परमिशन हो. Alright. So thank you so much once again. Please take care of yourself. Stay safe. Be blessed. Good night.